चंबल की घाटी, चंबल के बीहड़ और इन्हीं बीहड़ों में रहने वाले डकैत समाज के अत्याचारों से त्रस्त होकर बागी बने। इन्हीं लोगों को कहा जाने लगा डकैत। चंबल नदी के पानी में ऐसा क्या है जिस नदी का 2 चुल्लू पानी पीकर ही लोग बागी हो जाते थे? आखिर इस चंबल नदी को मगरमच्छों की पनाहगाह क्यों कहा जाता है? इसी चंबल की घाटी और चंबल नदी की सरपरस्ती में न जाने कितने बागी डकैतों ने इतिहास रच दिया और इनके खतरनाक कारनामों से आज भी इन्हें याद किया जाता है। आज आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही कई डकैतों के आपराधिक जीवन से। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पीएस चौहान। हम बात कर रहे हैं चंबल की घाटी की, वही चंबल की घाटी जिसमें से होकर सामाजिक भौगोलिक क्षेत्र को कुख्यात बनाने वाली चंबल नदी बहती है। चंबल नदी के पानी के कटाव से चंबल के किनारे मीलों तक ऊंचे ऊंचे घुमावदार बीहड़ों की संरचना हुई और यही संरचना दशकों से डाकुओं के छिपने के अभेद्य ठिकाने रही। आज हम अपनी खास पेशकश चंबल के बीहड़ में आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही कुछ नामी डकैतों से। इसी चंबल की गोद में ऐसे भी कई डकैत पले जिनकी छवि बॉलीवुड के रॉबिन हुड की रही और कई तो ऐसे रहे जिनके कारनामों से प्रभावित होकर कई फिल्में तक बनाई गई। उन्हीं में शुमार थी फिल्म शोले, जिसमें खूंखार डकैत रहे गबरा के चरित्र को दर्शाया गया और फिल्म अपने समय की सबसे सुपरहिट फिल्म रही। अपने समय की मशहूर फिल्म शोले में गब्बर सिंह डाकू का जिक्र था, जो कि वास्तव में एक कुख्यात डकैत था और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उसका खासा खौफ था। शोले फिल्म के गब्बर की कहानी भले ही असली गब्बर की कहानी से अलग थी, लेकिन फिल्म के लेखक सलीम खान चंबल के खूंखार डाकू गब्बर सिंह की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसकी वजह यह थी कि सलीम के पिता भी मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे। सलीम उन्हीं से आए दिन गब्बर के बारे में सुना करते थे। जब वे शोले फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो वहीं से डाकू गब्बर सिंह का किरदार उनके जहन में आया था। हिंदी सिनेमा के शायद सबसे यादगार खलनायकों में से एक गब्बर सिंह का 50,000 के इनाम वाला डायलॉग बेहद मशहूर हुआ। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000 के यहाँ से 50-50 को दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। मध्य प्रदेश के बीहड़ों में 50 के दशक में गब्बर उर्फ गबरा नाम का असली डाकू भी था, जिसका खौफ दूर दूर तक था और 3 राज्यों की पुलिस ने उसके नाम पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, जो उस समय किसी भी वांटेड के सिर पर रखा गया सबसे बड़ा इनाम था। कहा जाता है कि डाकू गब्बर सिंह ने एक प्रण लिया था कि वो अपनी कुल देवी के सामने 116 लोगों की कटी नाक की भेंट चढ़ाएगा, क्योंकि एक तांत्रिक के मुताबिक अगर वो ऐसा करता तो पुलिस या किसी और की गोली से नहीं मरेगा। इस तरह वो कुल 26 लोगों की नाक काट भी चुका था, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। जिला पकड़ के ले गए जो तापे रहे बैठे आगे बाल लेते जरा काले में वो ये बीड़ी पी लो, बहु भाई साहब बीड़ी पी रहे, दो हमते खिलाफ पीछे तो दुबक के बागे ढेगा आए गए तो 2 जने बीड़ी पी रहे बिताने में बिना को खड़ने भाव मैंने कि चलो 100 जने उठाए ले चले तो 12 जाकर ना तो सवार आदमी मित्र तापे रहे बोले गए अच्छे ने देख ले ना का किसी की अच्छी है तो मैंने जो कर दी कि मारा मेरी अच्छा है कि तेरी तो ठोटरी है, तेरी तो ठोटरी हट। और दूसरा बैठो कि तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? कि अर्जुन। हो अर्जुन ने तो पंडवन में छल करो चले छाती बुला के नहीं जाए रहो जहाँ ठाड़ो है कोई जहाँ ठाड़ो। यार नाकान हड़गांव में मिल जाए, नकटा मिलन लगे फिर से बड़ा को क्या होगा? अपने खरगुआ की माता है शीतला, उसने बोला कभी हम मरे नहीं, कांड नहीं हो पाए, फलाना ढमका जी भी ऐसी बातें करके हम एक से
16 नाके यहाँ शीतला गाँव में, वो 1 से 16 नाके काट के मचवाएंगे। ये हाथ हमको दे ठाकुर, इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। एक तो उसकी कहानी ना काटने की ये है मेन बात, तो कि गाड़ी बैलगाड़ी में जो पत्थर लाद के चलते हैं, वो किसी ने ज्यादा वजन लाद दिया, 10 कुंटल से ज्यादा वजन लाता, उसी की नाक काट देता था कि तूने ज्यादा इन बैलों पे वजन क्यों रख दिया, और बोलता था तेरी नाक काटेंगे तो 100 लोग और होशियार हो जाएंगे। इसलिए इन पे मवेशी को कोई दिक्कत नहीं देगा, इनके जीव है बैलगाड़ी पे, तू तो ऊपर बैठा है, हाँक रहा है, 5-5 पटियां धर के जा रहा है। गब्बर सिंह के किस्से दर्ज है KF रुस्तम जी की डायरी में, जो 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे। रुस्तम जी रोजाना डायरी लिखा करते थे, जिसे रुस्तम जी की अनुमति से पूर्व IPS अधिकारी PV राजगोपाल ने एक किताब की शक्ल में उतारा, द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। भिंड के डांग गांव में 1926 में गब्बर उर्फ गबरा का जन्म हुआ था। 1955 में गांव छोड़कर गब्बर सिंह डाकू कल्याण सिंह गुर्जर के गैंग में शामिल हो गया और कुछ महीने के बाद ही अपना अलग गैंग बना लिया। ये वो दौर था जब चंबल में करीब 16 गैंग थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक इसे लेकर काफी चिंतित थे। आखिरकार गब्बर सिंह को खत्म करने का जिम्मा 1959 में युवा पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मोदी के कंधों पर आया, जो उस समय डिप्टी SP थे। मोदी ने उसी साल कुख्यात डकैत पुतली बाई के खिलाफ हुए अभियान में भी हिस्सा लिया था। अपनी डायरी में रुस्त मजीद लिखते हैं, गब्बर के ठिकाने के बारे में नवंबर 1959 में मोदी को रामचरण नाम के एक गांव वाले, जिसके बच्चे की जान मोदी ने बचाई थी, ने जानकारी दी थी। इधर सड़क की तरफ आएगा नहीं, समझे नहीं, उधर गौर स्टेशन की तरफ जो रास्ता था वो भी जाम कर दिया था पुलिस ने। अब इधर इन्होंने वो किया तो और इधर तालाब के किनारे से आक्रमण किया, तो उसी खेत में ये पूरा गैंग मारा। सुबह पांव फटने से पहले रामचरण राजेंद्र मोदी के घर आया और कहा, पूरो गैंग बैठो है साहब, सब कहियां खत्म कई डारो। पुलिस और डकैतों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। मोदी रात ढलने से पहले ऑपरेशन खत्म करना चाहते थे। लड़ते लड़ते मोदी गैंग के काफी करीब चले गए। उन्होंने 2 ग्रेनेड फेंके और डाकुओं पर हमला किया। हथियार डाल दो, तुम ऐसा नहीं मानोगे। हालांकि एक दफा ग्रेनेड की सेफ्टी पिन जैम हो गई थी। इस बीच डाकुओं की तरफ से गोलीबारी जारी थी। ग्रेनेड के प्रभाव से गब्बर सिंह का जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया था। इस अभियान की खास बात ये थी कि ये पूरी मुठभेड़ लोगों के सामने हुई थी। जबरदस्त मुठभेड़ के बाद गब्बर का सफाया तो हो गया, लेकिन जिस प्रकार से राजेंद्र मोदी ने जान की परवाह किए बगैर डकैतों का सामना किया, वह वाकई काबिले तारीफ था। ग्वालियर डिवीजन के कमिश्नर ने आकर राजेंद्र प्रसाद मोदी से कहा, तुम डाकुओं के इतने पास क्यों चले गए? तुम मर भी सकते थे, तुम पागल हो। लेकिन यह बात सही है कि अगर मोदी उस समय वो पागलपन नहीं दिखाते तो इस बहादुरी से काम नहीं कर पाते। गब्बर सिंह के खात्मे के एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को नेहरू का 70वां जन्मदिन था। जब 13 नवंबर की शाम गब्बर सिंह का खात्मा हुआ तो मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से इसे गब्बर को तोहफे के तौर पर नेहरू को पेश किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। हमारे साथ IAS हैं अरुण वीर सिंह जी, जो इनको एयरपोर्ट मैन के नाम से पुकारा जाता है। क्या खासियत है ये एयरपोर्ट की और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 5 रनवे का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा और इसकी उड़ान जो है पहली कमर्शियल फ्लाइट 2023 नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि ये एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। अब इसके सबसे बड़े 4-5 एयरपोर्ट में एक होगा। फिल्म सिटी बॉलीवुड 500 एकड़ में है और आप 1000 एकड़ में बना रहे हैं। नए सिरे से एक नई चीज़ जो विश्व स्तरीय चीज़ बनाने की बात है। यहाँ पर क्या स्थिति है किसानों की? यहाँ किसानों के सहयोग की वजह से ये जेवर एयरपोर्ट का सपना पूरा हो सका है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो आपने देखा कि किस तरह एक जाबाज पुलिस अधिकारी ने अपनी जान पर खेलकर क्रूरता के एक अध्याय का खात्मा कर दिया, कुख्यात डकैत के आतंक से निजात दिलाई और प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा पेश किया। अब बात करते हैं एक अन्य खूंखार और सबसे बड़े इनामी डकैत की। उसका नाम है मोहर सिंह। चंबल में मोहर सिंह की गोलियों की आवाज से 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी। पुलिस की सैकड़ों टीमों ने मोहर सिंह को पकड़ने के लिए चंबल में अभियान चलाए, लेकिन वह कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। मोहर के आतंक से दिल्ली भी बेचैन रहती थी। एक समय में मोहर सिंह का गिरोह चंबल का सबसे बड़ा गिरोह था। जमीनी विवाद के बाद कम उम्र में बंदूक थामकर बागी बने डकैत मोहर सिंह ने अपने कुछ उसूल भी थे। मोहर और उनके गिरोह के लोग कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करते थे। मोहर सिंह के बारे में कई रोचक किस्से थे, जिसके बारे में जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंबल में कितना खौफ रहा होगा। उन्हीं में से एक है कि चंबल में बैठे बैठे दिल्ली के एक शख्स का अपहरण। चंबल में बैठे बैठे जब उसने दिल्ली के मूर्ति तस्कर का अपहरण कर लिया तो पुलिस के होश उड़ गए। ऐसा चंबल के इतिहास में किसी डकैत ने नहीं किया था। एक इंटरव्यू के दौरान मोहर सिंह ने अपनी इस दिलेरी की चर्चा की थी। मोहर सिंह ने कहा था कि मैंने चंबल के कुख्यात डाकू नाथू सिंह के साथ मिलकर प्लानिंग की थी और दिल्ली के कुख्यात मूर्ति तस्कर को प्लेन से ग्वालियर बुलाया, यहाँ से चंबल बुलाकर बंधक बना लिया, उससे 26 लाख की फिरौती वसूली और इसके बाद उसे जंगल से रिहा किया। मोहर सिंह के इस कारनामे से दिल्ली हिल गई। उन्होंने कहा था कि इस अपहरण को हमने 1965 में अंजाम दिया था। मोहर सिंह चंबल इलाके के भिंड जिले के महगांव के रहने वाले थे। 1955 में मोहर सिंह को पुश्तैनी जमीन को लेकर गांव के लोगों ने पीट दिया। मोहर ने भी गुस्से में पिटाई करने वालों की हत्या कर दी। उसके बाद से मोहर पुलिस से बचने के लिए भागते रहे। 1958 में बंदूक उठाई और बागी होकर चंबल में कूद गए। देखते ही देखते मोहर सिंह ने 150 लोगों का गिरोह तैयार कर लिया। कुछ दिनों बाद चंबल के इलाके में उसका खौफ कायम हो गया। मोहर सिंह को पकड़ने के लिए 60 के दशक में पुलिस ने उसके गिरोह के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसमें से अकेले 2 लाख रुपए की राशि अकेले मोहर सिंह के सिर पर घोषित की गई थी।
उस जमाने में यह किसी डाकू पर यह सबसे बड़ी इनामी राशि थी। लेकिन मोहर सिंह पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़े। जिन लोगों ने मोहर से गद्दारी या पुलिस मुखबरी की कोशिश की, उसे गोलियों से मोहर सिंह ने उड़ा दिया। अपने जिगरी दोस्त माधो सिंह से मशविरा और जयप्रकाश नारायण के साथ मीटिंग के बाद सरेंडर करने वाले मोहर सिंह को ग्वालियर जेल में रखा गया था। मोहर के मामले में सुनवाई के लिए जेल में ही अदालत लगती थी। एक मामले में मोहर सिंह को फांसी की सजा हुई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मोहर सिंह ने फैसले के बाद जज से कहा था कि साहब, जब मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा तो जुर्माना कौन भरेगा? मेरे घर के लोगों के पास 10,000 का इंतजाम ही नहीं है। जिसके बाद जेल में लगी अदालत में सन्नाटा छा गया था। मोहर सिंह गुर्जर सबसे महंगा डाकू था, जिसने जेल में खुलेआम मुर्गा मीट खाया और ताश भी खेले। चंबल के बीहड़ से जेल पहुंचने पर इसी शख्स ने मध्य प्रदेश पुलिस के एक डिप्टी एसपी को मुठभेड़ की खुली चुनौती जेल की 4 दीवारी के भीतर ही दे डाली। यही वो इंसान भी है जो सन 1960 के दशक में अपनी गिरफ्तारी पर पुलिस का सबसे महंगा 2 लाख की इनामी रकम का बोझ ढोकर कई साल तक चंबल के बीहड़ों में पुलिस को अपने पीछे भटकाता रहा। जेल में रिहाई के बाद 10 सरगना मोहर सिंह ने एक फिल्म में भी काम किया। उस फिल्म में मोहर के साथी माधो सिंह भी थे। चंबल के डाकू के नाम से बनी इस फिल्म में मोहर और माधो दोनों ने ही अपनी भूमिका निभाई थी। 14 साल तक चंबल के इलाके में दहशत कायम रखने के बाद उन्होंने 1972 में मुरैना के जौरा स्थित गांधी जी की तस्वीर के सामने अपने साथियों समेत आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद दहशत के एक युग का अंत हुआ और पुलिस ही नहीं, सरकार ने भी राहत की सांस ली। चंबल में मोहर सिंह की बंदूक गरजी तो उसकी आवाज से 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस के कान बहरे होने लगे। पुलिस चंबल में एक और मोहर गैंग से लोहा ले रही होती, तब तक गैंग के दूसरे सदस्य चंबल के ही किसी और कोने में पुलिस वालों को ढेर करके जा चुके होते। यूं तो चंबल घाटी में मौजूद तमाम गिरोह के सरगनाओं के कानों में भी मोहर सिंह गैंग के हथियारों की तड़तड़ाहट पहुंची। मगर मोहर सिंह गैंग का लोहा सबसे पहले माना चंबल में उस वक्त 2 नंबर की कुर्सी पर काबिज माधव उर्फ माधो सिंह पूर्व फौजी बागी ने। माधव मोहर्ग गैंग की दोस्ती ने चंबल के बीहर में कहर बरपा कर पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। मोहर सिंह के मुताबिक बागी रूप में चंबल के जंगल में रहते हुए उन्होंने और उनके गैंग ने ज्यादातर पुलिस वाले और पुलिस मुखबिर ही गोलियों से भूने थे। वृद्धावस्था की उम्र में मोहर सिंह को कत्लों की सही संख्या तो याद नहीं थी, लेकिन 15-20 हत्याओं की याद थी, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में मोहर सिंह और उनके गैंग के नाम 80 से ज्यादा हत्याएं और 350 से ज्यादा लूट, अपहरण, डकैतियां और हत्याओं की कोशिश में मामले दर्ज रहे हैं। चंबल के दिनों की यादों को बांटते हुए मोहर सिंह बताते थे कि जब मैं चंबल में कूदा उस वक्त उम्र बहुत कम थी। उम्र के हिसाब से समझ भी कम रही। अगर यह कहूं कि दिमाग से जीरो और दिलेरी में हीरो था तो गलत नहीं होगा। सोचा कि घाटी में किसी बड़े गैंग में पहले शामिल होकर महारत हासिल कर लूं, मगर
किसी गैंग ने नौसिखिया और छुटभैया होने के कारण सीधे मुंह बात नहीं की। बाद में उस जमाने में 150 आदमी का अपना खुद का गैंग खड़ा कर दिया। मोहर सिंह गैंग पर उस समय का सबसे ज्यादा 12 लाख इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया। मेरे सिर पर 2 लाख का इनाम घोषित करके पुलिस ने मुझे चंबल का सबसे महंगा वांछित भगोड़ा डाकू बना डाला। बस इस सब के बाद ही बाकी बागी और उनके गिरोह की समझ में आ गया कि चंबल के जंगल में अब मोहर सिंह की आवाज ही फैसला होगी और मोहर सिंह गैंग की बंदूकों की गोली चंबल का कानून होगा। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ IAS हैं अरुण वीर सिंह जी, जो इनको एयरपोर्ट मैन के नाम से पुकारा जाता है। क्या खासियत है जेवर एयरपोर्ट की और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 5 रनवे का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा और इसकी उड़ान जो है पहली कमर्शियल फ्लाइट 2023 नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि ये एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। अब इसके सबसे बड़े 4-5 एयरपोर्ट में एक होगा। फिल्म सिटी बॉलीवुड 500 एकड़ में है और आप 1000 एकड़ में बना रहे हैं। नए सिरे से एक नई चीज़ और विश्व स्तरीय चीज़ बनाने की बात है। यहाँ पर क्या स्थिति है किसानों की? यहाँ किसानों के सहयोग की वजह से ये जेवर एयरपोर्ट का सपना पूरा हो सका है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने देखा कि किस तरह से कुख्यात मोहर सिंह को पुलिस बीहड़ में ढूंढ नहीं पाई और जब उन्होंने खुद सरेंडर किया तभी उनके आतंक से निजात मिला। अब बात करते हैं अपने समय में कुख्यात डकैत रहे डाकू मान सिंह की। डाकू मान सिंह की कहानी देश को आज़ादी मिलने से पहले की है। 1938 में मान सिंह के बेटे और 2 भतीजों की हत्या पुलिस एनकाउंटर में हो गई थी। इसके बाद मान सिंह ने हथियार उठा लिया और चंबल के 10 सरगना बन गए। 1938 से लेकर 1955 के बीच मान सिंह पर हत्या के 185 और डकैती के सैकड़ों मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए सिरदर्द बन गए मान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हो गया, लेकिन इसके बावजूद मान सिंह लोगों के बीच में जाता और उन्हें संबोधित भी करता था। – 1955 में हुए एक एनकाउंटर में पुलिस की गोली का शिकार बनने से पहले उसने चंबल पर एक छत्र राज किया। मान सिंह के एनकाउंटर से 2 साल पहले बेटे तहसीलदार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत भी सुनाई, लेकिन मां रूपाणी देवी, रिटायर्ड मेजर जनरल यदुनाथ सिंह और आचार्य विनोबा भावे की दया याचिका पर सजा को बदल दिया गया। इसके बाद मेजर जनरल यदुनाथ ने परिवार में सुधार की भूमिका निभाई। मान सिंह के भतीजे रणवीर सिंह पुलिस सेवा में गए और डीआईजी के पद से रिटायर हुए। रणवीर के बेटे भावेश राजनीति में सक्रिय हैं। वह एक बार बीजेपी की टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।
भावेश ने बताया कि मेरे पिता 1953 में हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। मान सिंह ने खुशी के मौके पर जश्न मनाने के लिए उन्हें चंबल बुलाया, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर कर दी और वो पकड़े गए। छूटने के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर मेजर के सहयोग से पुलिस सेवा में भर्ती हो गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से चंबल की घाटी में अपना वर्चस्व बरकरार रखने वाले डकैत पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहे और उनका अंत भी हुआ। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली पेशकश के साथ जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।